नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी टॉपिक होता है। तो आज शुरू करते हैं संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। देखिए दोस्तों, संख्या प्रणाली में मैंने एक वर्ड लिखा है संख्या। सबसे पहले विचार दिमाग में यही आता है कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो आपने बहुत सारी संख्याएं सुनी होगी, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक। तो इन सभी संख्याओं को हम अलग अलग तरीके से डिवाइडेशन करते हैं और देखते हैं कि ये संख्याएं मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है। तो आप बोलोगे सर, जो संख्याएं मुख्यतः होती हैं वो दो प्रकार की होती है। जैसे मैं बात कर दूं, संख्या मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। मैं एक बार सभी संख्याओं का नाम लिख देता हूं यहाँ पे कि कौन सी संख्या किस संख्या से कैसे संबंधित है, फिर एक एक संख्या को लेकर हम चर्चा करेंगे। कौन सी संख्या लिखी? वास्तविक संख्या। दूसरी जो संख्या होती है वो होती है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या। दोस्तों, मैं बात करूं कि सर ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अर्थात मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि जिन संख्याओं को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। बोला संख्या रेखा क्या है? अरे आप ऐसे लाइन खींचकर बीच में मध्य बिंदु 0 लेते हो, इधर प्लस की संख्या और इधर माइनस की संख्या अंकित करते हैं, इसी को आप क्या कहते हो? संख्या रेखा। अर्थात जिन संख्याओं को आप इस वाली लाइन पर अंकित कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और जिन संख्याओं को इस रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उन्हें हम कौन सी संख्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। तो मैं पहले बात करता हूं काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्याओं में जो संख्या शामिल होती है वो संख्या होती है दोस्तों सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। और सम्मिश्र संख्या की पहचान जो होती है वो कैसे होती है, ध्यान देना। जिन संख्याओं में आयोटा का यूज किया जाए, जिन संख्याओं में आयोटा का यूज किया जाए, अर्थात जिन संख्याओं में आयोटा का यूज होता है ना, वो संख्याएं कैसी होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं। अपने कंपटीशन एग्जामों में सम्मिश्र संख्या का कोई लेवल नहीं होता। जो भी प्रश्न बनते हैं वो कौन सी संख्या से बनते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या से। तो मैं देखूं वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। अब मुख्यतः मैं बात करने वाला हूं वास्तविक संख्याओं को लेकर। तो वास्तविक संख्याओं को देखा गया तो देखिए, वास्तविक संख्याओं को मैं दो रूपों में बांट रहा हूं। कितने रूपों में? दो रूपों में। आपने बोला कि सर वास्तविक संख्या दो रूपों में कैसे, कौन कौन सी संख्या होंगी? तो ये देखिए, पहली संख्या होती है वास्तविक में परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। मैं एक एक संख्या की विस्तृत व्याख्या करूंगा, अभी तुम केवल इतना ध्यान दो कि वास्तविक संख्या किन दो संख्याओं से मिलकर बनती है। तो आपने बोला एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्या। अब दिमाग में विचार आया कि परिमेय संख्या किन्हीं और संख्याओं में बढ़ती है? तो नहीं, परिमेय संख्या केवल परिमेय होती है। लेकिन दोस्तों, हम बात कर दें परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याओं को हम और आगे भी बांट सकते हैं। और आगे बांटा तो देखा, परिमेय संख्याओं में यदि मैं बात करूं, एक तो होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के साथ ही एक संख्या और भी बोल सकता हूं मैं, भिन्न। अर्थात भिन्न भी किसमें आती हैं? परिमेय संख्या में। भिन्न भी किसमें आती है दोस्तों? परिमेय संख्या में आती है। अब आपने पूर्णांक देखा, पूर्णांक और भिन्न मिलकर क्या बना रही थी? परिमेय संख्या। तो फिर से परिमेय संख्या की बात करी कि सर परिमेय संख्या का डिवाइडेशन कैसे होगा? तो सुनिए, परिमेय संख्या को मैंने बात करी, बोला सर परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या थी और भिन्न थी। तो पूर्णांक संख्याओं को वापस बांटा तो पूर्णांक में एक तो धनात्मक पूर्णांक आता है। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, मतलब प्लस वाली संख्या। और एक आता है
ऋणात्मक पूर्णांक मतलब किसकी? माइनस वाली संख्या। और इन दोनों के बीच में जो विद्यमान होता है वो होता है शून्य। क्या होता है दोस्तों? शून्य। अब यहां से चर्चा मुख्यतः हमारी जो प्राकृत, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, उन सभी संख्याओं को लेकर होती है। तो मेरी बात सुनो अब ध्यान से। बोला जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, इन धनात्मक संख्याओं में मैं बात कर दूं तो आप क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्याओं में एक तो क्या होता है, एक तो होती है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या। इसमें धनात्मक संख्याओं में कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। यदि मैं धनात्मक और शून्य को एक जगह शामिल करूं, धनात्मक और शून्य को एक जगह शामिल करूं तो यह संख्या बनती है कौन सी? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बनती है? पूर्ण संख्या। आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? जीरो से लेकर अनंत तक। तो मैंने क्या किया? जीरो भी शामिल कर लिया और धनात्मक जो प्लस की संख्या शामिल थी। आपने बताया कि धनात्मक पूर्णांकों में केवल मैंने कौन सा रखा? प्राकृत। अब प्राकृत संख्याओं में वो सारी संख्याएं सम्मिलित हैं, बोला जैसे भाज्य, अभाज्य आदि सभी प्रकार की जो संख्याएं सम्मिलित हैं वो किसमें है? प्राकृत संख्याओं में। दोस्तों आपने सभी संख्याओं को बांटा कि हम सभी संख्याओं को दो रूपों में बांट रहे थे, एक काल्पनिक और एक वास्तविक। वास्तविक संख्या जिसे संख्या रेखा पर क्या कर रहे थे? प्रदर्शित, और काल्पनिक जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। फिर मैंने परिमेय को क्या किया? वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा, एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय भी फिर वापस बटी तो परिमेय में कौन सी आई? पूर्णांक और कौन सी? भिन्न। जब पूर्णांकों को देखा तो पूर्णांक आप लोगों को भी पता है, एक प्लस की संख्या होती है और एक माइनस की। तो पूर्णांक एक तो धनात्मक हो गया और एक ऋणात्मक, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन बैठता है? बोला सर शून्य बैठता है। धनात्मक संख्याओं को मैं कौन सी संख्या बोल रहा हूं? प्राकृत संख्या। और यदि धनात्मक और शून्य को शामिल कर लूं तो कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। अब जो प्राकृत संख्या थी वो भाज्य, अभाज्य आदि कई प्रकार की संख्याएं होती है। तो आज हम इन्हीं सभी संख्याओं को लेकर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, जिनसे एग्जाम्स में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो प्रश्न भी करेंगे हम लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक संख्या। बोला सर सबसे पहले आपने बोला था कौन सा? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इसकी काल्पनिक का बताने की जरूरत नहीं है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं होती, वो काल्पनिक होती है। मैंने कहा वास्तविक संख्या, वास्तविक को बोला संख्या रेखा पर प्रदर्शित, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब संख्या रेखा पर देखो, आप जीरो को भी अंकित कर सकते हो, -2 को भी कर सकते हो, 3/5 को भी कर सकते हो। ऐसे कोई भी डिजिट लो जिसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपने बोला √2 को भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती है। तो आपने क्या देखा? सिर्फ वास्तविक संख्याओं में संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, 0 हो गया, -2 हो गया, 4/5, 9/11, 8/16, कुछ भी हो जाए। ऐसा जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो कैसी संख्या होती है भाई? वास्तविक संख्या। फिर आपने बोला कि सर वास्तविक के बाद में जो बात करी, वास्तविक कितने रूपों में बटी? दो रूपों में, एक परिमेय में और एक अपरिमेय में। अब परिमेय संख्या को अच्छे से समझते हैं क्योंकि परिमेय संख्या से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। परिमेय बोलो चाहे अपरिमेय बोलो। परिमेय संख्या की परिभाषा सबने सुनी होगी, एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अब देखो आपसे एग्जामिनर इतना तो पूछेगा नहीं कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती है उस संख्या को क्या कहते हैं, आप जवाब देकर आएंगे परिमेय संख्या। इतना तो बावड़ा एग्जामिनर भी नहीं है। तो सुनो प्रश्न कैसे आता है उन सारी बातों का, वो कुछ संख्याएं देता है आपको और उनमें से पता करनी पड़ती है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो हम बात करते हैं कि सर परिमेय संख्या की जो कंडीशंस होती है ना, वो कंडीशन कौन कौन सी होती है। तो चलिए पहली कंडीशन देख लेते हैं। सर देखो, जिस संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो उसे आप क्या कहते हो? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। पता है पूर्णांक अभी आपने देखा था, प्लस का और माइनस का और जीरो दोनों हो सकते हैं, प्लस का और माइनस का दोनों हो सकते हैं।
तथा एक बात और, Q इज नॉट इक्वल जीरो, Q इज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल जीरो, अर्थात ऊपर वाली संख्या कुछ भी हो चलेगा, ऊपर वाली संख्या कुछ भी हो चलेगा, बट नीचे वाली यानी Q के बराबर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करूं, बोला एग्जांपल देखो 3/4, बोला सही है, 5/9 सही है, 2/11 सही है, बोला 8/5 सही है, मैंने कहा 0/6, बोला सही है, बोला सर जीरो, अरे ऊपर है नीचे नहीं होना चाहिए, तो बोला 6/0, बोला नहीं सर नीचे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन समझे परिमेय संख्या की। मेरी बात सुनना, एक कंडीशन आपने देखी कि परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। दूसरा, ऐसी संख्या जिनका क्या दशमलव प्रसार, देखो दशमलव प्रसार से बात करते हैं, दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार में दो बातें होंगी, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। पहला दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। देखो दो तरीके के दशमलव प्रसार होते हैं, आप किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं, तो क्या तो भाग पूरा चला जाता है या फिर भाग कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब कभी भी पूरा भाग नहीं जा सकता। जो भाग पूरा चला जाता है उसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, और जो भाग पूरा नहीं जाता उसे कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो मैंने शांत दशमलव प्रसार लिखा, जैसे मैंने कहा 4.32 ऐसा भाग गया, तो आपको पता है 4.32 मतलब 32 पे जाके भाग रुक गया, और जहां भाग रुक जाता है दोस्तों तो वहां शेषफल क्या बचता है, जीरो। क्या बचता है, शेषफल जीरो। लेकिन कई बार क्या होता है, आप भाग देते हैं, कई बार क्या होता है भाग देते हैं लेकिन भाग कभी रुकता नहीं है। रुकने का मतलब कभी भी शेषफल जीरो नहीं बचता है। दो कंडीशन में होता है वो, मतलब मैंने एक भाग लिखा कौन सा वाला, अशांत। ध्यान देना भाई, अशांत दो रूपों में होता है। बोला दो रूप कौन कौन से, एक तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनावर्ती दशमलव प्रसार कहने का मतलब सर अशांत भाग कितने रूप का होता है, दो रूप का। एक अशांत क्या है, आवर्ती। आवर्ती को समझो, मतलब आप किसी भी संख्या में, जैसे 10 में 3 का भाग दिया, 10 में कितने का भाग दिया, 3 का, तो 3 9, एक बच गया 0.10। ये आप हर बार 3 3 3 3 चलता जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप बोलेंगे सर यहां पे 3 अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात हर बार कौन से अंक की पुनरावृत्ति हुई है, 3 3 3 की। तो मैंने क्या लिखा यहां पे, आवर्ती। कौन सा लिखा, आवर्ती, मतलब फिक्स अंक की आवर्ती यानी पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन सुनो, कई बार भाग देते हो तो आप ऐसा लगता है 1.2 3 5 6 8 9 या 1 4 2 3 6 5 4 अलग अलग संख्याएं हर बार रिपीटेशन पे आए, तो ये भाग प्रसार कैसा है, आसान तो है, मतलब रुक नहीं रहा। देखो रुक इसमें भी नहीं रहा था, रुक इसमें भी नहीं रहा था, लेकिन इसमें कंडीशन क्या थी कि ये सर आवर्ती था, मतलब फिक्स अंक की पुनरावृत्ति होना शुरू हो गई थी, बट यहां किसी फिक्स अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो जब फिक्स अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, आपको नहीं पता कि यार इसको आप सरल करें तो इसका पॉइंट कैसे हटे, और जब इसका पॉइंट नहीं हट सकता तो आप दोस्तों बताइए क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बताइए क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे, बोला सर नहीं, लेकिन सुनो, ये वाला था अभी आपने लिखा 1.333333, मतलब यहां फिक्स अंक की पुनरावृत्ति थी, तो क्या आप इसको सरल करके 1.33 की पुनरावृत्ति थी, तो मैंने 3 के ऊपर क्या डाल दिया, बार, मतलब आपको पता चल गया कि 3 के ऊपर क्या है, बार है। 3 के ऊपर क्या है, बार है, जो बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है। तो आप इसको सरल कर सकते हैं। बोला सर 13 बार और पॉइंट हटा दो -1, जिसके ऊपर बार नहीं था उसको कम कर देते हैं, बटा जितने अंक के ऊपर बार था उतने 9, तो आपने बोला 12/9। क्या दोस्तों 12/9 P/Q का रूप हुआ क्या, क्या 12/9
12/9 P बटा Q का रूप है या नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ सर P बटा Q का रूप है। इसका मतलब इस प्रसार वाली संख्या को, कौन सा था ये? आवर्ती। आवर्ती वाले को आप P बटा Q के रूप में लिख रहे थे, लेकिन अनावर्ती वाले को, जो इसका प्रसार ऐसा था, इसको आप P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो बताइए, आपको एक बात समझ में आई होगी। यहां से मैं इसको हटा देता हूं। तो दशमलव प्रसार एक तो कैसा होना चाहिए? शांत। क्या होना चाहिए? शांत। तथा दूसरा कैसा होना चाहिए? अशांत। लेकिन अशांत में कौन सा? बोलो। अरे अशांत में कौन सा? आवर्ती दशमलव प्रसार। कैसा? आवर्ती दशमलव प्रसार। मतलब फिक्स अंक की या फिक्स अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। आप इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। दो बातें समझे, P बटा Q के रूप में, तथा जिनका दशमलव प्रसार एक तो क्या होना चाहिए? शांत। एक दूसरा क्या होना चाहिए? अशांत। अब तीसरी बात और करते हैं। तीसरी बात के लिए देखो कि बोला कौन सी कंडीशन के तहत हम चेक कर सकते हैं कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आपने बोला देखो, आप कई संख्या होती है, जैसे सर √4 है, √4 को वर्गमूल सोल्व करते हैं तो भाई आपका आंसर कितना होता है? 2। बोला सर 2 एक प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या में भी है, तो क्या किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाकर इसको P बटा Q में लिख सकते हो क्या? बोला सर सही है, लिख सकते हैं। लेकिन 4 की जगह √5 होता, 4 की जगह कितना होता? √5 होता, तो आप √5 को पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। अर्थात वो एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? अपूर्ण वर्ग संख्या है। जब इसका कंप्लीट मान नहीं निकलता, क्योंकि इसका मान आप निकालोगे 2 पॉइंट ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, जहां हमें पता ही नहीं है कि कौन सा अंक कितनी बार आ रहा है या भाग कितनी बार जा रहा है। तो क्या आप इस √5 को सरल कर पाओगे क्या? बोला नहीं सर। लेकिन हाँ, √4 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, √625 हो गया। 625 का वर्गमूल 25। बोला 25 को हम लिख दे 25/1। तो बताओ परिमेय संख्या में है कि नहीं है? बोला सर ये बात सही है। अर्थात जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकला, जिनका क्या निकला? पूरा पूरा वर्गमूल निकला, उनको हम परिमेय संख्या में काउंट कर सकते हैं क्या? बोला सर सही है बात कर, क्योंकि आप जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है उसको परिमेय संख्याओं में शामिल कर सकते हैं क्या? अरे बोलो। बोला सर हाँ कर सकते हैं। एक जिसका पूरा पूरा घनमूल निकले, यानी क्यूब रूट निकले, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो मेरी बात सुनना, जैसे आपने बोला 8 और इसमें कितना शामिल है? मैंने चम्मच में डाले 3। इसका मतलब है कि 8 का घनमूल। 8 का घनमूल आप सोल्व करते हो भाई, 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है। तो क्या इसको सरल करोगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? बोला सर आएगा। तो आपने 2/1 लगाया, बोले तो P बटा Q है। लेकिन इसी की जगह ये ऐसा होता तो क्या आप इसका पूरा पूरा घनमूल निकाल सकते थे? बोला नहीं। तो जो घनमूल नहीं निकाल सकते तो दोस्तों आप उसे P बटा Q के रूप में भी नहीं लिख सकते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो आपको बखूबी से समझ में आई होगी। अर्थात मैंने क्या बोला, जिनका दशमलव प्रसार एक तो शांत हो और एक क्या हो, एक तो शांत हो और एक क्या हो, अशांत आवर्ती। ये ध्यान देना, आवर्ती वाला। तीसरा क्या लिखा था? जिन संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्गमूल और घनमूल निकाला जा सके। अरे भाई जिसको पूरा पूरा सोल्व कर सकते हो तो उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, और जिनको सोल्व नहीं कर सकते तो P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। उम्मीद है यहां पे परिमेय संख्या आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो देखिए, अपरिमेय संख्या इसका उल्टा होता है कि नहीं होता? परिमेय का क्या होता है? उल्टा। तो आप इसकी लिखोगे पहली बात, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। अरे भाई परिमेय का क्या है? ये उल्टा है। तो P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, और जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते तो वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय। जैसे हम बात करते हैं दूसरा, जिसका दशमलव प्रसार, कौन सा प्रसार अभी पढ़ा था ना? अरे दशमलव प्रसार 2 तरीके का था। कौन कौन सा? एक बोला शांत और एक अशांत।
शांत दशमलव प्रसार परिमेय में आता था, लेकिन अशांत में कितने भाग थे? 2। अशांत दशमलव प्रसार में कितने भाग थे? बोला सर 2 भाग थे। एक कौन सा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और एक अशांत अनावर्ती। तो देखिए, आपने बोला था एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती, दोनों की बात कर लेता हूं। आवर्ती में लिखते हो 2.56565656, मतलब सेम अंक की पुनरावृत्ति हो, तो भाई आप इसको कैसे लिख सकते हो सर? 2.56। देखो 5 6 फिक्स अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 5 6 के ऊपर क्या लगा दूं? बार। जैसे ही बार लगेगा तो ये सोल्व हो जाता है पी बटा क्यू के रूप में। 256 बार वगैरह पॉइंट हटाया और उसमें से घटा दिया वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं था, तो कौन थी? 2। अब जितने अंकों के ऊपर बार था, बोला सर 2 अंकों के ऊपर बार था, तो नीचे 9 कितनी बार लगा दिया? 2 बार। तो ये आपका आया 254/99। क्या भाई ये परिमेय संख्या के रूप में है क्या? आप बोलोगे जी हाँ सर, ये तो पी बटा क्यू के रूप में है। तो जब पी बटा क्यू के रूप में है तो हमने भी तो आवर्ती को किस में लिखा था? पी बटा क्यू यानी परिमेय में लिखा था। अब बात करते हैं अनावर्ती की। अनावर्ती में कोई भी दशमलव प्रसार का पुनरावर्तन नहीं होता, बार बार किसी सेम अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे आप बोलो 3.4 1 2 8 7 6 5 3 2 8 9 1 4 5 6, ऐसे कुछ भी लिख दूं यार मैं। आप बताइए, देखकर बताइए, किसी फिक्स अंक की ऐसा कोई अंक दिखा जिसके बाद में वो बार बार वही अंक आने लग गया? तो आप काफी गौर से देखने के बाद ही बोलोगे सर नहीं आ रहा। तो जब नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं है पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, तो क्या इस संख्या का पॉइंट हटा सकते हो? बोला जी सर नहीं। जब संख्या का पॉइंट नहीं हटा सकते, संख्या का पॉइंट नहीं हटा सकते, तो उस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में भी नहीं लिख सकते। और जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो कैसी कहलाती है? अपरिमेय संख्या। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको आपके लिए यहां लिख देता हूं, ध्यान से समझिए। दशमलव प्रसार में कैसा होना चाहिए? बोला सर अशांत। कौन सा? अशांत अनावर्ती। आवर्ती नहीं, ध्यान देना, पुनः बार बार बोल रहा हूं, अनावर्ती दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। जैसे उदाहरण भी लिख दूं यहां पे, तो आप बोलोगे 5.2 4 3 8 6 4 8 2 1 9 5, कुछ भी लिख दो यार ऐसे। तो क्या आप इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। तीसरी बात करते हैं, एक पता है आपको, जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता था या जिन संख्याओं का पूरा पूरा घनमूल निकलता था, आप उसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते थे। लेकिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल और घनमूल ना निकले, क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल और घनमूल ना निकाला जा सके, जैसे आप बोलोगे सर √23, क्या √23 को पूरा सोल्व कर सकते हैं क्या? बोला जी सर नहीं। बोला √21, बोला नहीं। √25, बोला हाँ सर, 25 का तो 5 होता है, तो ये तो 5/1 परिमेय में आ गई, बट ये दोनों परिमेय में नहीं थी। ऐसे ही मैंने बोला 27 है लेकिन चम्मच में 3 डले हुए थे, तो 27 का घनमूल कितना होता है? बोला 3। मैंने बोला 64 में चम्मच में 3 डले हुए थे, तो क्या बोलोगे? 4। बोला सर ये देखो 3/1 कर दो, 4/1। तो जिनका कंप्लीट घनमूल निकलता है, जिनका कंप्लीट वर्गमूल निकलता है, वो कहलाता है परिमेय। और जिनका ना तो कंप्लीट वर्गमूल निकले ना ही घनमूल निकले, वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो आपके लिए मैं इन बातों को भी बोर्ड पे राइट अप कर लेता हूं, ध्यान से समझना। जिन संख्याओं का अभी क्वेश्चन भी करेंगे इन पे, जो आरआरबी एनटीपीसी और काफी अदर एग्जामों में पूछे भी गए हैं, जिन संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्गमूल और घनमूल ना निकाला जा सके। अब देखो वर्गमूल और घनमूल का तो आपको पता होना चाहिए। अब ये नहीं है कि सर वर्गमूल नहीं आता, घनमूल नहीं आता, तो लाडी फिर तैयारी करना अच्छी बात नहीं है, घनमूल ना निकले।
उदाहरण के लिए मैं बात कर दूं, बोला सर √2, हाँ जी भाई, √3, बोला सही बात है, √5, ऐसे रूट की। आगे मैं बात कर दूं, सर √24 और इसमें चम्मच में कितने डाल दिए, 3, क्या आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हैं? बोला जी सर नहीं। ऐसे ही और संख्या हो जाएंगी। तो एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो एग्जाम्स में बहुत बार आता है, उसको ध्यान देना आप। एक तो क्या, पाई, क्या, पाई, ध्यान देना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी है? अपरिमेय संख्या है। एक होता है ई जानते हो, अरे लॉग में काम आता है, लॉग बेस ऑफ ई का वैल्यू आप गूगल सर्च करके देख लेना, ई का वैल्यू होता है 2.71 डॉट 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 अनंत तक चलता जाता है। तो क्या आप इसका पॉइंट हटा सकते हैं? बोला जी सर नहीं। जब पॉइंट नहीं हटेगा, पॉइंट नहीं हटेगा, और जब पॉइंट नहीं हटेगा तो आप पी बटा क्यू के रूप में लिख पाओगे क्या? बोला नहीं लिख पाएंगे। तो जब नहीं लिख पा रहे हो तो परिमेय होगी या अपरिमेय? तो आप बोलोगे सर वो होगी अपरिमेय संख्या। कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। और पाई का वैल्यू 3.14 डॉट 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 होता है। बोलो सही है। तो दो उदाहरण ध्यान रखना, एक पाई और एक ई, पाई और एक ई। और आगे क्या लिख सकता हूं, जैसे 2.7132854931 ऐसी संख्या लिखी आती है, वो भी किस में आती है भाई? अपरिमेय संख्याओं में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गई होंगी, परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गई होंगी। आगे देखो, अपरिमेय के बाद में आपने वास्तविक संख्याओं को दो रूपों में बांटा था। कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय, दोनों समझे। परिमेय को भी अब आगे बांटा। तो परिमेय के बाद में देखो, मैं कुछ एक सीधा बता देता हूं, अब इसको तो ज्यादा कुछ नहीं है। क्या आया? बोला सर पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? अरे परिमेय किस किस में बट रही थी? पूर्णांक संख्या और भिन्न में। भिन्न आपका पर्टिकुलर एक टॉपिक होता है, फ्रैक्शन, जिसको हम सोल्व करने वाले होंगे आगे। पूर्णांक के बाद में आती है एक पूर्ण संख्या, या पूर्ण से पहले लो प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। ये तीनों भी होती है। बोला सर हमने तो बहुत सारी संख्याएं पढ़ी थी, भाज्य, अभाज्य, संयुक्त, त्रिकोणीय संख्याएं। अरे भाई वो सारी की सारी संख्याएं इन्हीं में सम्मिलित होती हैं कि नहीं होती है? आपने बोला बोला सर अभाज्य संख्या 2 होती है सबसे छोटी, समअभाज्य भी कौन होती है? 2। तो क्या 2 पूर्ण में भी आती है, प्राकृत में आती है और पूर्णांक में भी आती है? तो पूर्णांक संख्याओं के लिए आप क्या कह रहे थे? बोला सर ऐसी संख्याएं जिसमें प्लस की और माइनस की दोनों के बीच में कौन बैठता है? बोला 0। ऐसा हो तो आप उसे कैसी संख्या बोलोगे? पूर्णांक संख्या। कैसे बोलोगे? पूर्णांक। अर्थात मैं ये बता दूं 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा? अनंत तक। लेकिन ये इधर जाएगा -1 -2 -3 और ये कहां तक जाएगा? माइनस अनंत तक। अर्थात प्लस की और माइनस की जो संख्याएं हैं जिसके बीच में कौन विद्यमान है? 0। प्राकृत संख्या क्या होती है सर? वो जो 1 से शुरू होती है। कहां से? 1 से, और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। जो संख्या 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए वो क्या कहलाती है? प्राकृत नेचुरल नंबर। क्या? प्राकृत नेचुरल नंबर। यदि इन प्राकृत संख्याओं में मैं 0 को और शामिल कर लूं, ध्यान देना, प्राकृत संख्याओं में यदि आपने देखा होगा पूर्णांक संख्याओं में 2 थी, एक धनात्मक शून्य और ऋणात्मक। धनात्मक और शून्य को शामिल किया तो क्या बोला था? पूर्ण संख्या। लेकिन धनात्मक में केवल क्या थी? प्राकृत संख्या। तो बात ध्यान से सुनना, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 1 2 3 4 और कहां तक भाई? अनंत तक। अभी मैं क्या करता हूं, जितनी आपने संख्या पढ़ी है ना, चाहे वो प्राकृत पढ़ी हो, चाहे परिमेय पढ़ी हो, चाहे कोई सी भी संख्या पढ़ी है, उन सभी को एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, जिसमें कई बार क्या होता है एग्जामिनर कथन और निष्कर्ष से, मतलब कथन दे देता है 3-4, पूछता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ऐसे प्रश्नों के लिए मैं इन सभी संख्याओं का एक इंडेक्स यानी एक ग्राफ बनाकर आपसे चर्चा करने वाला हूं। और ये ग्राफ आप सीख लिए तो ग्राफ सीखने के बाद आप हमेशा बता दोगे कि सर कौन सी संख्या प्राकृत है या प्राकृत नहीं है। मेरी बात सुनना भाई,
मैंने एक संख्या ली, आप केवल बोर्ड पे ध्यान दें। या फिर ऐसा करता हूं, मैं बना ही देता हूं, मेरी बात से। मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपने कौन सी संख्या पढ़ी थी? बोला सर सबसे पहले पढ़ी थी हमने, भाई सबसे छोटी संख्या होती है प्राकृत, जो कहां से शुरू होती है? बोला सर देखो, प्राकृत संख्या कहां से शुरू थी? बोला एक से थी, एक से दो तीन कहां तक थी? अनंत। तो ये प्राकृत थी, मतलब मैंने यहां लिखा कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। अब जैसे ही प्राकृत में किसको शामिल करा? जीरो को। जैसे ही प्राकृत में किसको शामिल करा? जीरो को। तो फिर ये संख्या बन गई क्या? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अर्थात ये प्राकृत थी, प्राकृत में जीरो शामिल करते ही ये कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या। अरे कौन सी बन गई? पूर्ण संख्या। जीरो था और धनात्मक संख्याएं थी, यानी जीरो था और धनात्मक संख्याएं थी। यदि इसमें मैं ऋणात्मक संख्या और शामिल कर लूं, भाई ये वाली जो एक से अनंत तक कौन थी? प्राकृत। जैसे ही जीरो को शामिल करा तो कौन बन गई? पूर्ण। लेकिन जैसे ही धनात्मक और ऋणात्मक बोली तो कौन सी बन गई? पूर्णांक। तो बताओ पूर्णांक संख्याओं में आपने क्या देखा? सर पूर्णांक संख्या में पूर्ण भी है और प्राकृत भी है। अब इन सभी संख्याओं में भिन्नों को और शामिल कर लो। किसको? भिन्नों को। तो आप कौन सी संख्या बोलते हो? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बोलते हो? परिमेय संख्या। और आपने भी बोला है सर परिमेय संख्याओं में दो संख्याएं थी, एक तो पूर्णांक और एक भिन्न। पूर्णांक में फिर कौन थी? पूर्ण। और पूर्ण में कौन थी? प्राकृत। बात समझ में आई? मेरी बात सुनना, अब मैं इसको हटा रहा हूं। ऐसा जो ग्राफ बनाया है, ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत आई क्या? एक संख्या परिमेय हो गई, अब एक कौन सी बची? अपरिमेय संख्या। कौन सी बची? अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय और अपरिमेय का कोई आपस में संबंध नहीं था, तो मैंने दोनों को अलग अलग बिठा दिया। दोनों को क्या कर दिया? अलग अलग बिठा दिया। मतलब ये सारी संख्या एक दूसरे से कोरिलेटेड थी, बट ये अपरिमेय का आपने देखा होगा अब इंडेक्स में अपरिमेय में किसी भी प्रकार की संख्या सम्मिलित नहीं थी। यदि मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को क्या कर दूं? मिला दूं, जिसमें परिमेय भी आ गई और अपरिमेय भी आ गई। परिमेय और अपरिमेय, देखो ये तो पूरी परिमेय है, ये क्या है? अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय मिलकर ही क्या बनाती थी? तो आपका जवाब आएगा सर वास्तविक संख्या। कैसी संख्या? वास्तविक संख्या। अरे वास्तविक संख्या को आपने दो रूपों में बांटा ना? बोला हाँ सर, एक तो परिमेय में बांटा और एक अपरिमेय में। फिर परिमेय में कौन आई? पूर्णांक। पूर्णांक में कौन आई? पूर्ण। पूर्ण में कौन आई? प्राकृत। अब बोला कथन से रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो हम कैसे बात करने वाले? तो सुनो, आप अंदर से बाहर जाते हैं। अंदर से कहां जाते हैं? बाहर। अंदर से जब भी बाहर जाते हैं तो सभी काम आता है कि नहीं आता? बोला हाँ सर काम आता है। तो एक बात कहूं, मैंने ये लाइन खींची तो आप बोलोगे यहां पे सभी होगा। क्या होगा? सभी। अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? सभी। तो आप एक बात कहो, सभी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। सभी प्राकृत क्या है? पूर्णांक। सभी प्राकृत क्या है? परिमेय। आपसे मैं पूछूं क्या सभी प्राकृत अपरिमेय है? तो बोला सर दोनों का तो संबंध ही अलग अलग है। भाई इन दोनों का आपस में कोई संबंध है क्या? बोला नहीं। मैं बोलूं सभी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक। सभी पूर्ण परिमेय। सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय। क्या मैं इसका उल्टा बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसका उल्टा बोल सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे जी सर नहीं। क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है? तो आप बोलोगे ना सर, गलत बात। परिमेय में कौन सी शामिल थी? पूर्णांक। पूर्णांक में कौन शामिल थी? पूर्ण। और पूर्ण में कौन शामिल थी? प्राकृत। तो अंदर से बाहर की तरफ जाए तो किसको यूज करोगे? सभी को। तो जो सभी होगा तो वो कथन सही होगा, अन्यथा वो गलत होगा। अब जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि है या नहीं, यस या नो। अब देखो इन संख्याओं की आपने विस्तृत चर्चा करी। विस्तृत चर्चा करने के बाद दिमाग में विचार आया कि सर इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछा कैसे जाता है। तो चलिए
कुछ एक प्रश्नों का आज अध्ययन करते हैं जो आज से संबंधित क्लास में था। मैंने एक प्रश्न लिया है। एक प्रश्न क्या है, बोला संख्या n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगी। संख्या है एक, ये क्या है, बोला सर संख्या है कौन, n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगी यदि n क्या है, एक प्राकृत संख्या। अरे भाई अभी आप पढ़कर आए थे, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, बोला सर 1 से, और कहां तक जाती है, बोला अनंत तक। प्राकृत संख्या को आप नेचुरल नंबर कहते हो ना, अरे प्राकृत संख्या को क्या कहते हो, नेचुरल नंबर। जहां n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगी, जहां n क्या है, एक प्राकृत संख्या। लेकिन ये वाली बात भी ध्यान देना, n इज ग्रेटर देन 1। ये चिन्ह तो समझ में आता होगा, जिधर मुंह खुला होता है उधर की संख्या बड़ी होती है। मतलब इधर खुला हुआ है n की तरफ, तो n बड़ा है किससे, 1 से। मतलब सर n का मान 1 2 3 अनंत तक हो सकता है, बट n 1 से क्या है, बड़ा। n क्या है, 1 से बड़ा, तो सर n का मान 1 तो नहीं हो सकता। n का मान कितना ले लें, 2। यदि आप n का मान 2 लेते हैं, n का मान 2 लेते हैं, तो आप मुझे बताइए n की जगह 2 रख दो, 2 कोष्टक 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 में से 1 गया। अरे 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, ये तो हो गया 3, यानी 2 गुना 3। तो जवाब कितना आया, 6। जवाब कितना आया, 6। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। मैं आपको एक बात और बता दूं, वैसे नोट की बात ही है, काफी बार पूछा भी जाता है कि लगातार, ध्यान देना, लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का मल्टीपल, 3 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणा हमेशा, क्या, हमेशा कितने से विभाजित होता है भाई, 6 से। कोई भी 3 लगातार प्राकृत संख्या आप ले लीजिए, उनका मल्टीपल होता है वो हमेशा कितने से विभाजित होता है, 6 से। तो दिमाग में आ रहा है सर 6 से, तो यहां भी आंसर आ रहा था। तो देखिए यार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n कोष्टक n स्क्वायर माइनस 1, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पद बन रहा है, बोला हाँ जी सर बन रहा है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस, अरे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और कोष्टक a माइनस बी, यानी एक बार दोनों को जोड़कर और एक बार दोनों को घटाकर लिखते हैं। तो आपने लिखा एक बार दोनों को जोड़ो n प्लस 1 और एक बार घटाओ n माइनस 1। क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, तो आपको कितनी संख्या दिखी, बोला सर 3 दिखी। अब 3 में n किससे बड़ा लेना है, 1 से, तो n का वैल्यू 2 ले लूं, तो n का वैल्यू 2 लिया तो 2 कोष्टक का मतलब गुणा, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 2 में 1 घटा तो 1। क्या 1 2 3 लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का गुणा है या नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ सर सही है। तो लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा कितने से विभाजित होता है, 6 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो 52n, अरे 52 नहीं है भाई, यहां पे ये ऐसे है, मिस्टेक है भाई इस प्रश्न में, मैं चेंज कर रहा हूं। ये 52 नहीं है, ये क्या है, 5 की घात 2n माइनस 1, 5 की घात 2n माइनस 1 कितने प्राकृत संख्याओं से, कितने प्राकृत संख्याओं से विभाजित होगा। देखो पिछले प्रश्न में क्या बोला था कि कौन सी प्राकृत संख्या से विभाजित होगा, लेकिन यहां बोल रहा है कि कितने, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, वो संख्याएं बतानी है, 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। जल्दीबाजी में आप इस प्रश्न का आंसर गलत देकर आ सकते हैं। सुनो, 5 की घात 2n माइनस 1 एक संख्या है और n क्या वहां पे, प्राकृत संख्या। n के बारे में कोई बाइंडेशन नहीं दी, आप जानते n प्राकृत है, n प्राकृत है तो प्राकृत की वैल्यू 1 से कहां तक जाती है, अनंत तक। मतलब n का मान क्या आप 1 लिख सकते हैं क्या, बोला हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो देखिए n का वैल्यू जैसे 1 लिखा, 5 2 एकम 2 तो 2 रह गया माइनस 1, 5 की घात 2 का मतलब कितना होता है 25, और 25 में से 1 गया तो कितना 24। गलती मत करना यहां पे, यदि आपसे पूछा जाता कि यह पूर्णतः कौन सी संख्या से विभाजित होता है तो जवाब होता 24, लेकिन इसने बोला कितने प्राकृत संख्याओं से विभाजित है। तो भाई देखो 24 कितनी संख्याओं से विभाजित है, वो ही इस प्रश्न का आंसर है कि नहीं है। तो आप 24 की बात करें तो सर 24 में देखो एक तो भाग जाता है 1 का, एक जाता है 2 का, मतलब 24 के गुणनखंड देख लो। 24 के क्या देख लो, गुणनखंड।
जो जो गुणनखंड होंगे उन सभी का 24 में क्या जाएगा, भाग। बोला सर 3 का भी जाता है, 4 का भी, 5 का नहीं जाता, 6, 7 का नहीं, 8 का जाता है, 9 का नहीं, 10 नहीं, 12, 12 के बाद में किसका जाता है, सीधा 24 का। किसका जाता है, 24 का। अरे भाई 24 में ये सारी संख्याओं का भाग जाता है कि नहीं जाता? तो आपने बोला देखो सर गिनो, इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वीडियो कैसा रहा। इसी तरीके के आगे भी हम बात करते रहेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की घात 2n माइनस 4 की घात 2n सदैव विभाजित होगा। भाई n क्या है, एक प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं कि कहां से शुरू होती है, 1 से। कहां से शुरू होती है, 1 से कहां तक जाती है, अनंत तक। तो क्या मैं n का वैल्यू 1 लूं, n का वैल्यू 1 रखूं तो किसी को दिक्कत है क्या? तो आप बोलेंगे, बोला सर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो n का वैल्यू 1 रखा, 2 गुना 1 माइनस 4 की घात 2 गुना 1। तो आप इसको सोल्व कर रहे हो, 9 की घात 2 माइनस 4 की घात 2। क्या ये पद ऐसा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो अभी आप पिछले पेज पे देखे थे ए प्लस बी और ए माइनस बी, अरे देखे थे ना अभी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बताओ क्या एक बार दोनों को जोड़कर यानी 9 प्लस 4 ए प्लस बी में, और एक बार दोनों को घटाकर 9 माइनस 4, तो 9 और 4 जोड़ो तो 13, कोष्टक का मतलब गुणा, 9 में 4 गए तो कितने, 5। मतलब इस संख्या में 13 का भी भाग जाता है और 5 का भी। 5 से बोला नहीं, 13 से बोला जाता है। तो इसने ऑप्शन लिखा कौन सा, सी, 5 तथा 13 दोनों से। समझ में आया, लाइक करना। अगला प्रश्न देख लें, ये काफी शानदार प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार आया है। संख्या 891 का स्क्वायर और 892 के स्क्वायर के मध्य कुल कितने पूर्णांक होंगे? भाई एक बात होती है मध्य, मैं बोलूं 10 से 15 के या 15 तक, 10 से 15 तक, 15 तक, या मैं बोलूं 10 से 15 के मध्य। आप बताइए, 15 के मध्य, क्या दोनों बातों में फर्क है क्या? बोला, आप बोलोगे हाँ सर फर्क है। देखो 10 से 15 क्या होता है, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 10 से कहां जाना है, 15 तक, मतलब 10 भी शामिल है और 15 भी शामिल है। 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है सॉरी कितनी संख्या है, 6। बोला सर 6 संख्याएं हैं तक में, लेकिन मैं बोलूं 10 से 15 के मध्य, मतलब ना तो 10 लेना है, ना तो 10 लेना है और ना ही 15 लेना है, तो फिर मध्य में कितनी संख्या है? तो आप बोलोगे 1 2 3 4। सर मध्य में कितनी है, 4, और तक में कितनी है, 6। तक में कितनी थी, 6। अब एक बात आओ यार, ये तो छोटी छोटी बातें थी, ऐसे ये बहुत बड़ी बातें बोल दी इसने, 891 892, तो इनके बीच और तक में ढूंढे तो क्या कर रहे थे, मध्य में कैसे निकाला? चलो एक एग्जांपल और बताता हूं मैं। एक एग्जांपल और बताता हूं। आपने अभी क्या बोला, 10 से 15 के मध्य कितनी बताई? बोला सर 4। मैंने बोला 11 से 17 के मध्य, तो आप लिख लिख कर देखेंगे सर 11 और 17 के मध्य, मतलब ना तो 11 चाहिए, 12 13 14 15 16 और 17, 17 भी नहीं चाहिए। कितनी हुई, 1 2 3 4 5। सर यहाँ पे कितनी है, 5। क्या आप हर बार ऐसे गिन के देखोगे? बोला नहीं सर। तो मध्य में संख्या कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या 15 में से छोटी संख्या 10 घटा दो। मध्य संख्या कैसे निकालते हैं? बोला बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो और जो रिजल्ट आए उसमें से एक कम और कर दो। कब? जब बात कौन से की हो, मध्य की, और यदि बात तक की हो तो एक संख्या जोड़ दो। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, मध्य की, तो मध्य के लिए एक संख्या क्या और करनी पड़ेगी, कम, -1। तो बताओ कितनी संख्या थी, 4, और हमने भी कितनी देखी थी, 4। 17 और 11, बड़ी कौन है, 17,
में से कौन घटा दूं, 11, कितनी बची बोला सर 6 बची। मध्य पूछ रहा है, एक कम करो, कितनी बची 5। क्या दोनों बातें सही है? उम्मीद करता हूं मध्य वाली संख्या आप निकालना सीख गए होगी कि मध्य में संख्या कैसे निकालते हैं। ऐसा ही हमारा एक प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए भाई क्या कह रहा है, 891 कौन है, 891 का स्क्वायर और 892 के स्क्वायर के मध्य कुल पूर्णांकों की संख्या होगी। भाई बड़ी संख्या कौन है, 892 का स्क्वायर, में से सर घटाना है कौन, छोटी संख्या 891 का स्क्वायर, और जो रिजल्ट आए उसमें से एक कम और कर देते हैं। कब, जब मध्य की संख्या पूछता है। तो क्या ये वाला एक पद देखूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सर्वसमीका बन रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको आप क्या लिखते हो सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं एक बार दोनों का प्लस एक बार दोनों का माइनस। 892 प्लस 891, एक बार दोनों का माइनस और एक बार दोनों का प्लस, ऐसा लिखते हैं। और माइनस में कितना है, 1। इसको सोल्व करा तो देखा, बोला सर 892 और 891 जुड़ेंगे, 2 और 1 3, 9 9 18 का 8 हासिल 1, 8 9 16 1 17, 1783 गुना 892 से 891 1 माइनस 1। तो आपने क्या किया, बोला सर देखो 1783 1 से गुना हुआ तो 1783 में से 1 कम कर दो, जवाब कितना 1782। देखिए ऑप्शन कौन सा आपका आंसर है, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से, मैंने बोला था ना परिमेय और अपरिमेय को लेकर भी ये सारे प्रश्न आए हुए एग्जाम से हैं भाई। निम्न में से कौन सी संख्या एक क्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना कौन सी पूछा है, अपरिमेय। एक अपरिमेय है बाकी परिमेय है। तो देखो परिमेय और अपरिमेय की अभी बहुत सारी कंडीशन बताकर आया हूं, वो सारी कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपने बोला सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1/3, क्योंकि चम्मच होता है वो अंडर रूट घातांक करनी का ही तो होता है भाई। करनी वाली जो संख्याएं होती हैं वो भी अपरिमेय होती है, करनी में जो भी संख्या होती है वो भी क्या होती है, अपरिमेय। तो इसका अंडर रूट हटाया तो ऊपर 1/3 लगा दिया। इसका आप सोल्व करो, 4 की घात 1/3, 4 की घात 1/3, और इसको आप सोल्व कर रहे हो तो 8 की घात 1/3। अरे क्या कर रहे हो, 8 की घात 1/3, और 12 को लिख रहे हो तो 12 की घात 1/3। मेरी बात सुनना भाई, अपरिमेय नहीं है, सॉरी यहां देखो सारी की सारी अपरिमेय आ रही है। ये भी कैसी है, अपरिमेय, क्योंकि कंप्लीट सोल्व नहीं होता। ये भी कैसी है, अपरिमेय है, क्योंकि 4 की घात 1/3 आप सोल्व कर ही नहीं पाते। यदि इसको सोल्व करना पड़ेगा तो लॉगरिथम का उपयोग करना पड़ता है, और लॉगरिथम में मान पूरा पूरा नहीं आता है। 8 की घात 3 को आप सोल्व कर सकते हैं, 8 को आप 2 की घात 3 लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसकी घात कितनी है 1/3। और देखो 3 से 3 घटा तो इसका जवाब कितना आया 2, और 2 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप बोलेंगे सर ये वाली संख्या कैसी है, परिमेय है। कैसी है, परिमेय संख्या है। बाकी आप देख रहे हैं ये तो है परिमेय, ये भी कैसी है, अपरिमेय, ये भी कैसी है, अपरिमेय। और 12 को आप 3 गुना 2 की घात 2 उसकी घात 1/3, क्या सरल करके आप एक साधारण संख्या लिख सकते हो? बोला जी सर नहीं। अरे भाई देखिए, क्या आप 12 की घात है 1/3, 12 के फैक्टर करें तो आप बोलोगे 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 की घात कितनी 1/3। तो आप इसको 2 की घात 3 गुना 3 की पावर कितनी, सॉरी 2 की घात 2 आएगी भाई, 2 कितनी बार है 2 बार, उसकी पावर 1/3। क्या आप इसको सरल कर पाओगे? बोला सर ये पूरा पूरा सरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 2 की घात 2 थी, उसकी पावर भी 1/3 लगा सकता हूं, क्योंकि ऊपर जो घात होती है कोष्टक के भीतर सभी पदों पर होती है या नहीं होती, तो आप बोलोगे सर सही है। गुना का चिन्ह, 3 की घात भी कितनी 1/3, क्या 3 का घनमूल पूरा पूरा होता है क्या? बोला सर नहीं होता। तो इसका जो आंसर है ये इसने पूछा है अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या पूछा है? अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा। अपरिमेय संख्या नहीं है, तो बताओ कौन सी नहीं है? बोला ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी कैसी है, एक परिमेय संख्या है। कैसी है? एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखो, फिर वैसा ही प्रश्न, कौन सी संख्या परिमेय संख्या? बोला सर नहीं है। ध्यान देना, क्या बोला है? नहीं। ये नहीं वाला चिन्ह आप चिन्हित कर लेना,
कैसी संख्या? परिमेय। परिमेय p बटा q का रूप। देखो 1728 का घनमूल कितना होता है? 12। 12 को आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। बोला सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखा पॉइंट के बाद में अंक रुक गए, आगे डॉट 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 नहीं दिखा, मतलब दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। और जब शांत दशमलव प्रसार होता है दोस्तों, तो वो कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार परिमेय होता है अपरिमेय? तो आप बोलोगे सर परिमेय। तो बताओ इसको भी p बटा q, मतलब इसके नीचे पॉइंट हटाओ और जितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा सकते हैं। और जैसे ही नीचे जीरो 9 जीरो लगी तो क्या बन गया? p बटा q का रूप। अरे देखते आंसर है ना, पाई कैसा होता है? अपरिमेय होता है। पाई कैसा होता है? अपरिमेय। लेकिन ये ऑप्शन तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है भाई, यहां अशांत तो है लेकिन फिक्स अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है? शांत, मतलब सॉरी अशांत तो है लेकिन वो आवर्ती दशमलव प्रसार है। अरे अशांत कौन सा है? आवर्ती। और बताओ आवर्ती वाला किस में बताया था मैंने? तो आप बोलोगे सर परिमेय में। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लिख रहे थे ना, 12.34 के ऊपर लगा दिया बार, और आप इसको तो सरल कर ही रहे थे। तो बताओ कौन सा ऑप्शन? बी। अगला प्रश्न देखिए, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? यह प्रश्न आप मुझे सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। 2-3 प्रश्न करवाए मैंने, आप सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? वापस से, कौन सी संख्या अपरिमेय है? देखो कितनी जीरो है? 2 2 4 2 6, 6 जीरो है। ऊपर साइन अंडर रूट का है, अंडर रूट में यानी वर्गमूल में आधी जीरो यानी आधी संख्या 4 है तो 2 बाहर आती है। यहां कितनी है? 6। 6 की बाहर कितनी आ जाएंगी? 3। तो बताओ इसका वर्गमूल 1000 है कि नहीं है? इसका वर्गमूल सोल्व करोगे तो कितनी? अरे भाई देखो, क्या मैं इसको 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख सकता हूं? उसकी पावर कितना? अंडर रूट हटाओगे 1 बटा 2, 2 से काटा 6 को, कितनी बार? 3 बार। तो 10 की घात 3 बोले तो कितना बोला सर? 1000। और हमने भी कितना बताया? 1000। सर 1000 परिमेय है या अपरिमेय? तो आप बोलोगे सर परिमेय संख्या है। यहां पे देखिए कितनी है, इसको देखो सर 10 की कितनी घात है? 6। अरे 10 कितनी बार है? यानी 0 6 बार। उसके ऊपर वाली चम्मच में 6 डले हुए, हटाओगे 1 बटा 6, क्योंकि 6 है तो 1 बटा 6 ही आएगा। इसका जवाब भी कितना? 10। बोला सर ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। इस पे देखो ये 10 कितनी बार था? 6 बार। उसके ऊपर कितना? 1 बटा 3, चम्मच में 3 है तो 1 बटा 3, 3 दूनी 6। तो आप क्या बोलोगे सर? 10 की घात 2 बोले तो कितना? 100। और 100 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। अरे भाई साधारण प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारी संख्या परिमेय में आती है कि नहीं आती? बोला आती है। इस पे बात करते हैं। 10 की पावर 6, भाई 10 वही 0 6 बार है और उसकी घात 1 बटा 4। क्या आप इसको सरल कर सकते हो पूरा पूरा? बोला जी सर नहीं। क्यों? 10 की पावर देखो 3, 2 से काटो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना आया? 3 बटा 2। क्या ये परिपूर्ण मान है क्या? बोला जी सर नहीं। तो इसका आंसर कौन सा है? बोला सर इसका आंसर है डी। डी ही है, तू ही है, तेरे सिवा कोई और नहीं है। अगली बात देखते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। √2 की पावर √2 कोष्टक। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, √2 की √2 की पावर √2 है। अरे यार मैं लिख देता हूं इस प्रश्न को, √2 की पावर √2 कोष्टक बंद और की पावर √2 पूछा है ये संख्या कौन सी है। अभी तक आपने जितनी संख्याएं पढ़ी हैं, यदि अच्छे से पढ़ा है तो आप इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन जवाब दे सकते हैं। पहले इसको सरल करते हैं। तो घातांक का नियम देखा होगा, a की घात m उसकी घात n। देखो एक होता है a की घात m, m की घात n, ये और ये दोनों फर्क है। यहां n बार किसको लिखते हो? m को, लेकिन यहां a की घात m है, a की घात m वाले पद को ही कितनी बार लिखते हो? n बार। तो आप दोनों के बारे में तो जानते होगे ना। बोला सर एक होता है a की घात m, उस कोष्टक के बाहर n, मतलब ये दोनों घातें गुना होती, a की घात m गुना n होता है। एक होता है a की घात m उसकी घात n, मतलब ये m ही, केवल m कितनी बार लिखा जाएगा? n बार। लेकिन यह n बार ये पूरा पद लिखा जाता है। दोनों में समझ गए होगे ना फर्क।
तो सुनो, अपने प्रश्न कौन से रूप का है? बोला सर ये ऊपर वाले रूप का, मतलब जो ये लिखा हुआ है। तो आप बताओ ये दोनों जब गुना होंगे, कौन कौन से? ये दोनों गुना होंगे तो आप क्या बोलेंगे? बोला सर √2 ऐसे कैसे? √2 गुना हुआ तो 2, बोलो लिख सकते हैं। अब √2 को 2 बार लिख रहे हो, √2 को 2 बार लिख रहे हो, मतलब √2 गुणा √2। अरे 2 बार लिख रहे हो तो √2 और √2 गुणा होगा तो आंसर कितना? 2। क्या 2 एक अपरिमेय संख्या है? बोला नहीं सर, तो अपरिमेय वाला तो ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएगा। अब बचा कौन सा? ए, सी और डी। देखो 2 एक परिमेय संख्या भी है। 2 क्या है? परिमेय संख्या। अरे पढ़ा था ना, किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा दो, परिमेय संख्या होती है। 2 एक क्या है? परिमेय संख्या, मतलब एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, परिमेय संख्या किसमें शामिल थी? बोला वास्तविक में, तो मतलब ये वास्तविक भी है। अरे वास्तविक का बॉक्स बनाया, उस वास्तविक में एक साइड अपरिमेय थी, एक साइड परिमेय, तो परिमेय भी है और क्या है? वास्तविक। तो बताओ भाई इसका फाइनली आंसर जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? सी। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद, राम राम।